बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के साए गहरे हो रहे थे। सूरज डूबे भी कोई 10 मिनट ही हुए थे, मगर हर जानिब अंधेरा फैल गया था। ये सर्दियों की खूबी थी या खामी थी कि यहाँ शाम नहीं होती थी, बल्कि सूरज डूबने के फौरन बाद रात हो जाया करती थी। अब भी देखते ही देखते शाम के साए गहरे हो गए थे। मैं नमाज पढ़कर आईने के सामने खड़ी हुई। ज़रा सा बनाव सिंगार करने के बाद मैंने अच्छा से लिबास से वेतन कर लिया था, और फिर आईने के सामने खड़े होकर ये देखने लगी कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अम्मा ने मुझे खास नसीहत की थी कि शादी के बाद शौहर के लिए सच संवर कर रहना चाहिए, तभी वो कभी बाहर दूसरी औरत की जानिब राग़िब नहीं होता और आपकी मुट्ठी में ही रहता है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाज़ा देखने चली गई और दिल में सोच रही थी कि मेरे शौहर तो 8 बजे का आने का कहकर गया था, तो क्या जल्दी आ गया है। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक कोरियर वाला था। उसने ख़त मेरी जानिब बढ़ाया। इससे पहले कि मैं उस ख़त के मुतालिक कुछ पूछगछ करती कि ये कहाँ से आया है और किसने मेरे नाम इरसाल किया है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो किसी को मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ है। तभी मुझे गली के नुक्कड़ पर शौहर आता हुआ नजर आया। इसीलिए मैंने फ़ौरन उससे ख़त लेकर रख लिया और उसे जाने का कह दिया, और ये भी कहा कि रास्ता बदल कर जाना। खुद भागकर मैं बावर्ची खाने में आई। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तभी नौकरानी पलटी। उसने मुझे यूं तजब्जुम में मुब्तला देखकर कहा, बाजी, आप इतनी ज़्यादा परेशान नजर क्यों आ रही हैं? तो मैं फ़ौरन चौंकी और नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं शम्मो, मैं नहीं हूं परेशान। उसने कहा, आप परेशान लग रही हैं। तो मैंने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि मैं परेशान तो नजर नहीं आ रही। मैंने उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी। तो उसने कहा, आपके हाथ में क्या है? तो मैंने फ़ौरन खाना बनाते हुए मुलाजमा को वो ख़त दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए आया है, क्योंकि मुझे किसी और चीज़ का शक पड़ रहा था, इसीलिए मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहा, बाजी, मेरे लिए? उसको जैसे यकीन ही नहीं आया था। तो मैंने यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा कि हाँ, अभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने खोला तो कोरियर वाला था। उसने ये तुम्हारे नाम भेजा है। उसने फ़ौरन वो ख़त मेरे हाथ से पकड़ लिया और हैरानी से देखने लगी। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि चलो ये मामला मेरे सर से तो टला। अगर कोई मुसीबत हुई तो उसमें ये नौकरानी ही फंसेगी, मैं तो बरीउल ज़िम्मा हो जाऊंगी। मैं यही सोच रही थी, तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं फिर किसी गहरी सोच में गुम थी, इसीलिए मैं बुरी तरह चौंक गई और मुलाजमा की नज़रें फिर से मेरे गिर्द तवाफ करने लगी। तो मैंने उससे घूरते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो। वो कहने लगी, बाजी, मैं देख कर आती हूँ। तो मैंने उससे कहा, जब मैं तुमसे एक बार कह रही हूँ कि अपने काम से काम रखो तो वही करो। मुझे पता है कि मेरा शौहर ही आया है, सो मैं चाहती हूँ कि वो घर में आए तो सबसे पहले उसे मेरा चेहरा नजर आए। तुम यहाँ से मत निकलना, इस खत को छुपा लो और ध्यान रखना कि ये बात मेरे शौहर तक मत जाए, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। मैंने उसे धमकी दी और खुद बाहर आ गई। अब तो मुझे यकीन था कि मेरा शौहर ही है। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था और हवास को बहाल करके अपने लबों पर मुस्कान जमाए अपने शौहर को खुशामदीद कहने दरवाजे की जानिब चली गई। उसको देखकर मुस्कुराते हुए मैंने दरवाज़ा खोला तो वो एकदम खुश हुआ और कहने लगा, लग रहा है मेरे इंतज़ार किया जा रहा था। तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तो वो बहुत खुश हुआ। उसको खुश देखकर मैं भी सब कुछ भूल भाल गई। रात को जब वो सो गया तो मैंने सोचा कि अब जाकर मुझे मुलाजमत से वो ख़त ले लेना चाहिए कि आखिर उसमें क्या था और किसने उसको भेजा था, और किसी को मेरे इस घर का पता कैसे मालूम हुआ था। मेरे अंदर फितरी तजस्सुस अंगड़ाइयाँ ले रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं उस वक्त अगर मुलाजमा के क्वार्टर में जाती और अगर मेरा शौहर पीछे से जाग जाता तो उसे मुझ पर यकीनन शक होना था, और अगर ज़रा सा भी शक हो जाता तो मेरी बनी बनाई ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए ये ख्याल आते ही मैं वहीं पर बैठ गई और सोचा कि सुबह जब नौकरानी आएगी तो मैं उससे कहूँगी कि अब तुम ख़त ले आओ ताकि मैं पढ़ लूँ। ये ख्याल आते ही मैं सोने की कोशिश करने लगी थी, मगर नींद मेरी आंखों से पैरों दूर थी। तभी मेरे शौहर ने करवट ली और हैरानी से मुझे देखते हुए कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तो मैंने फ़ौरन कहा, बस मैं आपको देख रही थी। जिस पर उसने हैरानी से मेरी जानिब देखा और कहा, मुझे क्यों देख रही थी? मैंने खुद की अकल पर ही हाथ मारा था कि मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत थी, मगर फिर कहा, इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ जो मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा शौहर लिख दिया गया है। तो मेरी बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ा और कहने लगा,
मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जो इतनी वफादार, नेक और मुखलिस है, जिसके दिल में बस मैं रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दम घुटने लगा था, मगर वो जैसे अभी बहुत बोलना चाह रहा था और मेरे पास ऐसी कोई ठोस वजह भी नहीं थी जो मैं उसे बोलने से टोक सकती। इसीलिए बमुश्किल अपना ध्यान उसकी जानिब लगाती, यही जाहिर कर रही थी कि मैं उसकी बातों में बहुत दिलचस्पी रखती हूँ और बहुत शौक से सुन रही हूँ। हालांकि बावजूद भरपूर कोशिश के मैं अपने हवास कायम नहीं रख पा रही थी, मगर फिर भी मैं यही कोशिश कर रही थी कि उसे इल्म न हो कि इस वक्त मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ। आपकी माजी में की गई गलतियाँ और कोताहियाँ आपका मुस्तकबिल किस तरह से खौफजदा कर देती हैं, मुझे उस वक्त इसका एहसास हो रहा था। मजीद उसने ये कहा कि तुम्हें पता है, मैं शादी करने से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जो लड़की आएगी वो पता नहीं कैसा माजी रखती होगी। गो कि मेरा अपना कोई माजी नहीं था और मैं अपने हर मामले में बहुत फेयर रहा हूँ, लेकिन खुद मैं बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, उनके कई कई अफेयर्स होते हैं। लेकिन तुम्हें पाकर इन 2 दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मुझे एक बहुत कीमती लड़की मिली है जो बहुत सच्ची है और जिसका कोई माजी नहीं है। उसकी बातें मेरा सांस रोक रही थी, मगर मैं बड़ी मुश्किलों से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जमाए उसे देख रही थी और फिर पूरे एतमाद से कहा कि जब आप खुद फेयर होते हैं और अच्छे होते हैं तो आपको हमेशा फेयर और अच्छे लोग ही मिलते हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बहुत कदर करूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे भी यकीन हो गया है कि मैं किसी कदरदान के हाथ में आ गई हूँ। इस पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि एक जौहरी को अच्छे मोती की पहचान होती है। हम दोनों यूं ही बातें करते करते सोने लगे। अगले दिन जब वो दफ्तर चला गया तो मैंने टीवी लगा लिया और लाउंज में बैठ गई। नौकरानी किचन वगैरह साफ कर रही थी और मैं टीवी पर ड्रामा देख रही थी, मगर मेरा ख्याल कहीं और ही पहुंचा हुआ था। ये तन्हाई और फरागत बहुत बड़े अजाब होते हैं, आपको ऐसी हालत में जा फेंकते हैं जिनमें जाने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फारिग होते हैं और उसके साथ तन्हा भी होते हैं तो आपका दिमाग ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा करता है कि हकीकी दुनिया जैसे हमें एक कैद खाना लगने लगती है और हम फौरन भागकर उस तखय्युल में पहुंच जाती है, हालांकि उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरानी से कहूँ कि जाकर वो ख़त ले आए और मैं उसको पढ़ लूँ, लेकिन जब रात को शौहर की गई तमाम बातें याद आईं तो उस वक्त ख़त का ख्याल आना एकदम से मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं उस शख्स के साथ बेवफाई कर रही हूँ जो मुझ पर इस कदर यकीन कर रहा है। मैंने दिल में अहद कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए कि मैं उस ख़त के मुतालिक ना ही सोचूंगी और ना ही कभी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस ख़त को पढ़ूं और उसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि मेरा खुद से किया गया अहद एक पल में टूट जाए, मुझे उस ख़त का जवाब देना पड़े और फिर ये सिलसिला चल निकले, मेरे शौहर को भी खबर हो जाए और फिर मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मेरी तमाम मेहनतों और कुर्बानियों पर पानी फिर जाए। लेकिन तजस्सुस बहुत बुरी चीज़ है और मेरा जहन इधर उधर लगाने की तमाम कोशिशें बेकार जा रही थी, क्योंकि तजस्सुस मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं देखूं कि वो ख़त किसका है, क्या ये उसी शख्स का है जिसके मुतालिक मैं सोच रही हूँ। क्योंकि कल जब मैंने उस ख़त को देखा था तो उसके बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि मुझे इल्म हो जाता कि वो कहाँ से आया है, लेकिन ऐसा करके मैं अपनी ज़िंदगी अजाब में नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैं चाहे जितना भी कह लेती उससे कुछ नहीं होगा और मैं जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैं इस हकीकत से आशना थी और मैं एक बार की गई गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उस गलती का खुमियाजा मैं आज तक भुगत नहीं पाई थी। हालांकि उसकी सज़ा कड़ी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं खुद को मसरूफ़ कर लूँगी और उस ख़त की तरफ ध्यान नहीं जाने दूंगी, ताकि मेरी ये ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर वो ख़त कभी मेरे शौहर के हाथ लग गया तो यकीनन वो एक पल भी नहीं लगाएगा मुझे इस घर से निकालने में। ये ख्याल आती मैंने झुरझुरी सी ली और ख़ुद से वादा कर लिया कि एक तो क्या 20 भी हाथ आ जाएं तब भी इन ख़तों को नहीं पढ़ूंगी। मैं अपना ध्यान जितना भी उस ख़त से हटा रही थी उतनी ही मेरी सोचें बार बार उसकी जानिब जा रही थी। तो मैं किचन में आ गई और नौकरानी से कहा कि जब हम कोई चीज़ दिमाग से नहीं निकाल सकते और बावजूद कोशिश के इसमें कामयाब भी नहीं हो पा रहे तो तब हमें क्या करना चाहिए। वो उस वक्त किचन साफ कर चुकी थी और बस दोपहर के खाने के लिए सब्जियां धो रही थी। तो उसने रुक कर मुझे देखा और कहा, बाजी, जब हम किसी चीज़ के मुतालिक बार बार सोचते हैं तो हम उसको दिमाग से नहीं निकाल सकते, और जब हम ये कहते हैं कि इसको तो हम भूल जाएंगे तब भी वो चीज़ हमारे हवासों पर सवार रहती है। तो अगर कोई चीज़ हमें दिमाग से निकालनी है तो हम कोशिश करेंगे कि शऊरी और लाशऊरी दोनों तौर पर उस मुतालिक न सोचें और अपने आप को मसरूफ़ कर लें। मैंने उसे इंतहाई बेजारी से देखा और फ्रिज खोलते हुए कहा, ये सब तो मैं जानती हूँ,
तुम कुछ नया बताओ, दोस्त ने कहा। बाजी, नया तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो आपकी तरह पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा। तो मैंने उससे कहा, जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो जो तुम करती हो मुझे उस मुतालिक बताओ। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि उस चीज़ को फौरन अपने दिमाग से निकाल बाहर करना चाहती थी। तो उसने कहा, अव्वल तो मेरे सर पर कोई ऐसी चीज़ सवार नहीं होती है, क्योंकि मैं मसरूफ़ ही इतनी होती हूँ और मुझे किसी चीज़ के सोचने के बारे में वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को दिमाग से नहीं निकाल सकती तो मैं अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश करती हूँ। इससे मेरा ध्यान फौरन से हट जाता है। तो मैंने उससे कहा, मेरा ध्यान किसी चीज़ से नहीं हट रहा, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि घर का तो कोई काम मेरे पास करने वाला है ही नहीं। तो उसने मुझे पहले हैरानी से देखा और कहा, आपके दिमाग से किस चीज़ का ख्याल नहीं हट रहा। तो मैं बौखला गई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे सवाल कर लेगी और चेहरे का रंग भी एकदम मुतगय्यर हुआ। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए फ्रिज से फ्रूट निकाला और नॉर्मल अंदाज में मैंने कहा, अपने मैके वालों का। तो वो उनकी बातें करने लगी और कहने लगी कि आपके मैके वाले भी तो कितने अच्छे हैं ना। हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती कि उसके मैके वाले भी इतने अच्छे हों और उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हों। बाजी, आपके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं ना। शादी करते ही आपको अलग कर दिया कि आप और आपके मियाँ जैसे चाहें वैसे ज़िंदगी गुजारें। एक हम हैं कि सारी ज़िंदगी ससुराल वालों की भी खिदमतें करो और उनसे ताने भी सुनो। तो मुझे ये सरगर्मी बहुत अच्छी लगी कि आइंदा मैं उससे इस तरह की बातें किया करूँगी, ताकि इस सबसे मेरा ध्यान इस खत से हट जाए जो कल से मेरे हवासों पर सवार मुझसे फिर वही गलतियां करवाने पर तुला हुआ था। सो मैं उससे उसके ससुराल वालों के बारे में पूछने लगी। उसने बताया कि मेरे मियाँ का इंतकाल हो चुका है और मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तो मैंने उससे कहा कि तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की। तो वो कहने लगी, मुझ जैसे गरीब से एक बार पता नहीं किसने और कैसे शादी कर ली, और अब 2 बच्चों के साथ कौन मेरे साथ शादी करेगा। तो मैंने उससे कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम वापस अपने मैके चली जाती। तो उसने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा, बाजी, हम कोई अमीर लोग नहीं हैं कि हमारे मैके वाले हमारा खर्चा उठा सकें। वो एक बार हमारी शादी कर देते हैं, उसके बाद हमारा जनाजा ही ससुराल वालों के घर से उठता है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और कहा, ये तो खासी जाहिलाना किस्म की सोच है और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा, बाजी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको सब इल्म होता है, जबकि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमें सारी जिंदगी बस यही सिखाया जाता है कि सर झुका लो, जूते खा लो, मगर अपनों से दूर नहीं जाना। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। फिर मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें यहाँ क्वार्टर में रहने के लिए इजाज़त कैसे दे दी। तो उसने कहा, बाजी, मैं कौन सा रोज़ क्वार्टर में रहती हूँ। वो तो कल मुझे यहाँ से फारिग होते होते काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए मैं यहीं पर रह गई थी, क्योंकि मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ जाते जाते मुझे देर हो जाती। जिस दिन देर नहीं होती तो मैं घर चली जाती हूँ, और जिस दिन देर हो जाए तो फिर मुझे यहीं रुकना पड़ जाता है, वरना मैं तो घर वापस चली जाती हूँ। तो मैंने सर को जंबिश देने के बाद उससे कहा कि चलो तुम परेशान मत हो, ये मुश्किल वक्त देखना कल तुम्हारे लिए कैसी आसानी में बदल जाएगा। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखना वो तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। तुम्हें तो याद भी नहीं रहेगा कि इतना मुश्किल वक्त कभी तुम पर भी आया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी तो उसके लबों पर जख्मी सी मुस्कान आ गई और कहने लगी, जब तक वो बड़े होंगे मैं पता नहीं जिंदा होंगी भी या नहीं। तो मैंने उसको डांटने वाले अंदाज में कहा, ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं करते, देखना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये वक्त गुजर जाएगा। देखो, अगर तुम ये वक्त यूं ही गुजारने का और अपने बच्चों के नाम करने का सोच चुकी हो ना, तो उसको हंस मुस्कुरा कर गुजार दो, क्योंकि जब तुम घर जाती होगी तो बच्चे सारा दिन तुम्हारी शक्ल को तरसते रहते होंगे, और जब तुम घर जाओगी तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त मुस्कान हो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर परेशान होने के बजाय खुश हो जाया करें। तो वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी बाजी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा ही करूं। मुझे सुनकर वाकई में दुख हुआ था, इसीलिए मैं बाद में कमरे में आ गई। यूं ही कई कई दिन गुजर गए थे। मैं अपने माँ के घर भी 2 दिन रहकर आ गई थी। वहां जाकर हर लड़की की तरह जैसा मैं रिचार्ज हो गई थी। मुझे खुश देखकर अम्मा को भी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि शादी के वक्त वो काफ़ी डरी और सहमी हुई थी कि पता नहीं मैं शादी निभा सकूंगी भी या नहीं। यह क्या होगा। हमारी माएँ पता नहीं क्यों बेटियों को ब्याहते हुए दुआओं से ज़्यादा दिल में वहम डाल देती हैं। मैंने उनको ख़त के मुतालिक नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। अब मैंने घर के काम करने शुरू कर दिए थे और नौकरानी की मदद से अपने शौहर के लिए तरह तरह के खाने बनाने लगी थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। हर इस मामले में वो बहुत अच्छा था कि तारीफ़ करने में वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करता था। इसी वजह से मेरा उसके लिए नित नए खाने बनाने को दिल करता था, क्योंकि जब हमारी खदमात को सराहा जाए और उनको कबूल किया जाए तो फिर हम अपना काम पहले से भी ज़्यादा
मुखलिसी से करते हैं। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया और शौहर को चूंकि आने में काफ़ी वक्त था तो मैंने अम्मा को कॉल मिला ली और बताया कि शौहर के लिए गाजर का हलवा बनाया है। जिस पर अम्मा ने कहा, क्या तुम जो चीज़ बनाती हो अपने ससुराल वालों को देकर आती हो? मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि नहीं। उन्होंने कहा, बेवकूफ़, अगर शौहर का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीतना चाहती हो तो तुम्हें चाहिए कि जो जो चीज़ें बनाओ तो तुम वो अपने ससुराल वालों को भी देती रहा करो। इससे तुम्हारा शौहर ये समझेगा कि तुम उसके घर वालों से भी मोहब्बत करती हो और वो तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा। तो मैंने कहा, ओह, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अम्मा ने कहा, अभी उसके आने में काफ़ी वक्त है। तुम ऐसा करो, जाओ और जाकर गाजर का हलवा खुद उनके घर देकर आओ। इससे देखना वो लोग भी तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हारी तारीफ़ें करेंगी। इससे तुम्हारी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। मैंने कॉल बंद की और अच्छी सी तैयार होकर गाजर का हलवा टिफ़िन में डाला और नौकरानी से कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं जल्दी से गाजर का हलवा देकर आती हूँ। वो 3-4 गलियाँ छोड़कर ही रहते थे, इसीलिए मुझे वहाँ जाने में कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने नौकरानी को खास हिदायत की कि घर पर ही रहना। तो उसने कहा कि बाजी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही मौजूद हूँ, सो आप बेफिक्री से जाएं और जितनी देर मर्जी बैठ कर आएँ। मैं मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। वैसे मेरे ससुराल वाले रिवायती लोगों जैसे नहीं थे, तो इस वजह से भी मैं उनकी काफ़ी इज्जत करती थी। मैं जब वहाँ गई तो मेरी सास और नंदे मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई। उनको अपनी आमद पर यूँ खुश देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई थी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, शुक्र है आपको याद आया कि हम भी यहाँ आसपास ही रहते हैं। तो मैंने फ़ौरन बहाना बनाया और अपनी शर्मिंदगी छुपाने को कहा कि बस घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, और अपनी सास से कहा कि आप ही उन दोनों को लेकर मेरे घर आ जाया करें। जिस पर उन्होंने कहा, बेटा, ये दोनों तो कॉलेज जाती हैं और मुझे भी घर के काम करते करते शाम हो जाती है, पता ही नहीं लगता। उनके साथ में काफ़ी देर बैठी रही थी और फिर जब वक्त देखा तो शौहर के आने में तकरीबन आधा घंटा ही रह गया था। इसीलिए मैंने उनसे इजाज़त ली और मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार किया और कहा कि तुम आई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए तुम आती रहा करो। मैंने उनसे कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब आती रहूँगी। मैं घर वापस आ रही थी, तभी मैंने उसी डाकिये को जाते देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि क्या वो दोबारा से ख़त देने आया था। मेरा सारा मूड परेशानी में बदल चुका था। मैं जब किचन में आई तो नौकरानी वहीं पर थी। मैंने उससे पूछा कि घर पर कौन आया था। पहले उसने छुपाने की कोशिश की, मगर उसको इतना इल्म था कि मुझे तो मालूम हो गया है। तो उसने कहा, बाजी, मेरे नाम ख़त आया था। इससे पहले कि मैं कोई और तफ्तीश करती, मेरे शौहर घर पर आ गए और मुझे इस काम को टालना पड़ा। यूं ही कई दिन गुजरने लगे और हर तीसरे दिन ख़त आने लगा। चूँकि मेरे शौहर की छुट्टियाँ थीं और वो घर पर ही होता था, इसीलिए मैं नौकरानी से नहीं पूछती थी। वैसे भी ख़त ने मेरे लिए कोई मसला खड़ा नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद नौकरानी के लिए ही आता होगा। जबकि दूसरी जानिब मेरा दिल ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये ख़त उसके लिए आता है। लेकिन मैं हैरान ये थी कि वो ये ख़त पढ़कर बहुत खुश रहने लगी थी। 1 हफ्ते तक ऐसा हुआ और फिर ख़त आना बंद हो गए। लेकिन अब मुलाजमा की हालत ख़राब हो रही थी। वो मुझसे रो रो कर कहती कि मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे वो ख़त दे दो। उसकी बात सुनते मैं परेशान हो गई। जब अचानक फिर ख़त आया, इस बार मैंने ख़त खुद खोल कर देखा तो क़यामत टूट पड़ी कि उसके अंदर मेरा नाम गज़ाला है और मैं कराची के एक करीबी इलाके में रहती थी। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे घर में हर किस्म की आज़ादी दी गई थी। इसी वजह से कॉलेज तक पढ़ने के लिए गई तो वहाँ मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। ये अचानक हुआ था कि एक लड़का मेरा पीछा करता था, वो मुझे ख़त लिखता था। मैं बहुत डरपोक सी लड़की थी और मुझे पता था कि अगर मेरे घर वालों को इस चीज़ के मुतालिक इल्म हो गया तो वो मेरी गर्दन ही उतार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसके मुतालिक किसी को नहीं बताया था, अपने करीबी सहेलियों को भी नहीं, मगर वो मेरा पीछा करता था। पता नहीं कैसे वो ख़त मेरे बैग में डाल देता था। मैं घर जाकर जब वो ख़त पढ़ती तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती। मैं उस ख़त को छुपा लेती और फिर कॉलेज में जाकर फेंक दिया करती थी, क्योंकि मुझे इतना इल्म था कि अगर मेरे घर वालों के हाथ कभी वो ख़त लग गया तो वो तो मुझे ज़िंदा दरगूर कर देंगे। मगर फिर जाने क्या हुआ, उसने ख़त लिखना छोड़ दिए और मैं इंतज़ार करने लगी। अब मैं सारी किताबें टटोलने लगी थी। एक रोज़ फिर से मुझे वो ख़त मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब मैंने भी उसको जवाबी ख़त लिखने शुरू किए। वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था। उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। एक दिन मैंने अम्मा से इस मुतालिक बात की तो अम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मेरा कॉलेज आना बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मगर वो मेरी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ख़त अब घर भी आने लगे थे और भाइयों को खबर हो गई।
तो उनका गुस्से से बुरा हाल हो गया और उन्होंने अम्मी को कहा कि आपको नहीं पता, ये किसी आवारा के चुंगल में आ गई है। उससे तो लोग बचकर चलते हैं। अब तो वो बहुत धमकियां देने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और तभी मेरा रिश्ता तय पाया और जल्द अज जल्द मेरी शादी कर दी गई। और मेरे नए घर में शिफ्ट होते ही दूसरे दिन से खत आना शुरू हो गए। मैंने बहुत से लोगों से जब नेट पर मशवरा किया तो सबने मुझे यही मशवरा दिया कि मैं उसको जवाब ना दूं, इस तरह मेरी उससे जान छूट जाएगी। लेकिन वो खत मुलाजमा पढ़ने लगी और आज जब मैंने वो खत पढ़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये वही शख्स था और अब वो मेरी मुलाजमा को पागल बना रहा था। यानी उसने जो खत भेजा था वो उसी को भेजा था और उससे इस चीज़ का दावा कर रहा था कि वो उससे शादी करेगा, उसको और उसके बच्चों को उनके ख़ानदान से दूर ले जाएगा। यानी वो जो खत लिख रहा था मुलाजमा को ही लिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको समझाती तो मुझे अपना सच बताना पड़ता और अगर मैं अपना सच बता देती तो शायद वो ये बात मेरे शौहर को भी बता देती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मुलाजमा को उस बुरे शख्स के चुंगल से बचाऊं या अपना घर बचाऊं। कभी कभी हम इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ जाते हैं ना, क्योंकि वो मुलाजमा बहुत अच्छी थी, उसने मेरा बहुत साथ दिया था और अपने दुख सुख भी मेरे साथ शेयर करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कोई भी रास्ता वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा जिस पर मैं चल सकूं। इसीलिए अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मुलाजमा को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर अपना घर बचा लेना चाहिए? क्योंकि अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर सकेगा। मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार कर रही हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे जल्दी से मशवरा दें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।